उसके बारे में कुछ जानते हैं। आखिर प्रकाश क्या है, ठीक है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए, जिसे फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। अब फोटोन के बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखिए, फोटोन ऊर्जा के छोटे पैकेज होते हैं। क्या होते हैं? छोटे पैकेज। और ये किसी निश्चित मात्रा में ऊर्जा ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? किसी निश्चित मात्रा में, लेकिन उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। द्रव्यमान आप समझ सके, द्रव्यमान मतलब वजन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अब तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस। इसका पूरा नाम क्रिश्चियन ह्यूजेंस है। क्या है? क्रिश्चियन ह्यूजेंस। और ये 1678 ईस्वी में, ये जो प्रकाश तरंग का सिद्धांत है, कितना ईस्वी में? 1678 ईस्वी में, ठीक है। 1678 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चौथा नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए, ये जो है ध्रुवण। क्या है? ध्रुवण, ठीक है। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि ध्रुवण घटना के आधार पर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम 5 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। कितने ईस्वी में? ये भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। ये जो है 1865 ईस्वी में। किसने बताया? कितना ईस्वी में? 1865 ईस्वी में। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्या है? किसने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है ग्रोमाल्डे। क्या है? ग्रोमाल्डे ने। कितने ईस्वी में बताया था? ये 1665 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, ठीक है। किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और 1905 ईस्वी में। कब किया था? 1905 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वें नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा ध्रुवण, या आप ध्रुवीकरण वो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब 9 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जैसे कोई सतह से कोई लाइट आता है, वो वहाँ सतह से क्या होता है, जैसे ऐसे समझिए, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक है, ये क्या होता है? प्रकाश किरण आता है, यहाँ से टकरार होने के बाद फिर वापस चला जाता है, ठीक है। उसी कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा? बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे 10 नंबर क्या है देखते हैं। प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा अनुप्रस्थ। क्या होगा? वैसे भी सभी को मालूम है प्रकाश की तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर पे। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। ये अनुप्रस्थ तरंगे हुआ। अब 11 नंबर पाते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? मेरे प्यारे साथियों, ये ओले रोमर नाम के, इसका पूरा नाम क्या है? ओले रोमर। क्या है? ओले रोमर, ठीक है। कितना ईस्वी में? 1676 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1676 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ये सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप कमेंट कीजिए कि कहाँ हो, क्या किसमें सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और एक चीज़ समझा यहाँ देते हैं, हीरे, पानी, कांच, ये तो आप सभी को मालूम होगा। निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, ठीक है। इन चारों में से आपको कमेंट करना है इसका क्या सही जवाब होगा। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न क्या है? जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। देखिए, यहाँ तो ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, जल, कांच, हीरा। इसका हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे पानी में वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.25 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वही अगर कांच की बात करेंगे
कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हीरा में तो सभी को पता है कितना होता है 2.42, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, बी होगा, ठीक है। निर्वात में आप लोग सभी को मालूम होना चाहिए, ये भी है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है मेरे प्यारे साथियों। ये सभी बहुत आसान प्रश्न है, 1.3 सेकेंड या 1.28 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है। देखिए ये जो है 8.20 मिनट है, लेकिन आप यहाँ अप्रोक्स मान के 8.18 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर बोले थे ना, प्रकाश की गति कितनी होती है, ये सभी को मालूम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों। अब चलते हैं 17 नंबर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ये जो है कोरोना, क्रीट, क्या होता है, क्रीट। देखिए क्रीट क्या होता है, यह पतली गैस से बना होता है। क्या होता है, यह एक पतली गैस से बना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 18 नंबर। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है मेरे प्यारे साथियों। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो जो है 10 सेकंड से लेकर लगभग 7.5 मिनट तक का होता है। अब 7.5 को 60 से गुना कीजिएगा तो ऑटोमेटिक 450 के आसपास होता है। क्या होता है, 450 के आसपास, 450। लेकिन यहाँ क्या है 460, तो आप 460 सेकंड ले सकते हैं, ठीक है। 18 हो गया। अब हम 19 नंबर की तरफ चलते हैं। 19 नंबर देखिए क्या है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, देखिए अब सूर्य ग्रहण के बारे में समझिए, ठीक है। देखिए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाए, सिंपल ऐसे समझिए। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाए, धरती मतलब पृथ्वी आ जाए, तो चंद्र ग्रहण। यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ होगा चंद्रमा बीच में हो। किसके बीच में हो मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी और सूर्य के बीच हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 20 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। 20 नंबर देखते हैं, चंद्र ग्रहण घटित होता है। अब बताइए चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है, ठीक है। देखिए चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। कब घटित होता है, पूर्णिमा के दिन। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे प्रश्न क्या है देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए ये जो है अमावस्या के दिन होता है, और सूर्य ग्रहण जो है 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयकार सूर्य ग्रहण। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए आगे प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है। पानी से 22 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। पानी से भरी किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और अपवर्तन से होने वाली और घटनाएं के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे आसमान में इंद्रधनुष बनता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और मृग तृष्णा जो होता है, जैसे आप देखिए रेगिस्तान में होता है, जिससे आपको लगेगा क्या पानी वहाँ है, ठीक है। ये भी क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय सूर्यास्त का होना, स्विमिंग पूल की गहराई कम दिखना, पानी के गिलास में पेंसिल रखने पर पेंसिल टूटा हुआ दिखाई देना, ये सब किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई। देखिए अभी बात किए हैं, ठीक है। क्या होगा, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन कारण। 24 नंबर, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी। देखिए अभी क्या होगा, अपवर्तन कारण। क्या होगा, अपवर्तन कारण, ठीक है। एक बार कंसेप्ट क्लियर होने से आप हर एक प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम ऐसे समझिए जहाँ खाली जहाँ प्रकाश अधिक तेज से गमन कर सके, सघन माध्यम जहाँ प्रकाश धीमी माध्यम से धीमी वेग से गति कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका क्या आंसर होगा, चलिए जानते हैं, ठीक है। ये होगा जब भी प्रकाश, ऐसे समझिए ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम, ठीक है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम तरफ जाता है, जब विरल से सघन में जाए
तो ये जाना चाहिए इधर, लेकिन जाता है इधर। अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। चलिए फिर समझा देते हैं एक बार। देखिए, एक हुआ ये माध्यम, हाँ ये हुआ विरल। विरल कहने का मतलब जहाँ प्रकाश आसानी से, जैसे ऐसे समझिए, जैसे 10 आदमी है, सब क्या है, हट हट के खड़ा है। और यहाँ सघन माध्यम समझिए, 10 आदमी है, सब सर सर के खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश आएगा, यहाँ से इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये सघन है तो क्या होगा, ये सीधा है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब। ये क्या होगा, ये जाना चाहिए ऐसे और चला जाएगा ऐसे, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए 26 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए आइए, 26वां प्रश्न क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा हीरे से कांच। आपको पहले ही बता दिया गया था हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2 पॉइंट, हीरे का होता है 2.42। क्या होता है, 2.42। फिर से लिख देते हैं 2.42। ठीक है, और पानी में वेग क्या होता है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में क्या होता है, कांच का सभी मालूम है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में सभी को मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए 26 क्या होगा, ए। क्या होगा, ए। अब 27 नंबर प्रश्न की तरफ चलते। 27 नंबर देखिए क्या है, इंद्रधनुष बढ़ने के कारण क्या है मेरे प्यारे साथियों। तो उसी टाइम मैंने चर्चा किया था अपवर्तन वाले घटना में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका क्या होगा। तो यहाँ तो अपवर्तन वाली नहीं दिखाई देता, क्या बचा यहाँ पे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब हम 28 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ देखिए। देखिए मृत कृष्णा उदाहरण है, उस टाइम बता दिए थे ये अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होगा। ठीक है, तो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन होल्ड कर लीजिए क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए 29 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है मेरे प्यारे साथियों। देखिए ये होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना के आधार पर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह तो क्लियर हो गया। अब 31 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जब कांच से वायु में जाए। क्या होता है, कांच से वायु में जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले तरफ। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चलिए अब 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33वां प्रश्न देखते हैं क्या है, इंद्रधनुष कितने रंग का होता है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न सभी को आते होंगे। क्या, 7 कलर। अब 34वां प्रश्न देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है मेरे प्यारे साथियों। ये हुआ प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला प्रतीत होता है। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा धूलकण। विसरण मीन्स फैलना। ठीक है, प्रकाश जो फैलता है ये धूलकण के कारण ही फैलता है। चलिए 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36वां प्रश्न क्या है, देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है। ये क्या होता है, काला। क्या होगा, काला। ठीक है, 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन में आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है, बल्कि प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, प्रकीर्णन किसका सबसे ज्यादा अधिक होता है, बैगनी कलर का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है मेरे प्यारे साथियों,
ये जो है बैगनी, क्या होगा, बैगनी। ठीक है, चलिए 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा इसका परावर्तन के कारण। किसका? परावर्तन के कारण। ठीक है, चलिए 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40वें प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। अब चलते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सी, उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोटर कार में स्पष्ट दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, ये होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। 43 का बी, 42 का डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार की हेडलाइट में, अच्छा क्वेश्चन है, बराबर पूछा जाता है, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा परवलयकार अवतल दर्पण। क्या होगा? परवलयकार अवतल दर्पण। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सभी को मालूम है अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न क्या है? मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए यदि पसंद हो तो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? मेरे प्यारे साथियों, ये अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। ठीक है, चलिए 49वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 49वां प्रश्न क्या है? दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 3। क्या होगा? 3। ठीक है, चलिए 50वें प्रश्न की तरफ आते हैं। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अंतः के बीच खड़ा हो तो तब उसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? मेरे प्यारे साथियों, उसे 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप होल्ड कीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए इसको। और चलिए 51 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। अभिसारी लेंस वो होता है जो, मेरे प्यारे साथियों, किरणें एकत्रित करती है। ठीक है, जैसे कोई बाहरी किरण होता है, वो क्या होता है? एक बिंदु पर एकत्रित होते हैं। ठीक है, मिलता है। ठीक है, ऐसे समझ लें। और अपसारी क्या होता है? ये फैलाता है, एक बिंदु से चारों तरफ फैलता है। ठीक है, कोई भी किरण जो फैलता है वो अपसारी, और जो एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, वो क्या हुआ? अभिसारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 52 का क्या होगा? किरणें फैलता है। जैसे देखिए एक बिंदु हुआ, उसमें चारों तरफ किरणें क्या होता है? फैलता है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे एक ये बिंदु है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एकत्रित किरणें, जैसे एक बिंदु है, इस पर क्या होता है? किरण आ रही है। क्या है? किरण आ रही है। किरण आ रही है। ठीक है, तो ये हुआ अब अभिसारी। जैसे एक बिंदु से किरण चारों तरफ जा रही है, वो हुआ अपसारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे तरफ चलते हैं। 52 नंबर की तरफ चलते हैं। 52 हो गया, तो ये क्या होगा? किरणें फैलते हैं, इसका एकत्रित होता है। ठीक है, अब 53 नंबर की तरफ चलते हैं। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस की भांति। क्या होगा? अवतल लेंस की भांति। ठीक है, आगे चलते हैं। 54 नंबर। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर। ठीक है, ये होगा अपसारी लेंस के जैसा।
अपसारी लेंस के जैसा। ठीक, उसके बाद 55 नंबर की तरफ चलते हैं। 55 नंबर देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर। मेरे प्यारे साथियों, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, मेरे प्यारे साथियों, कितनी होती है धूप के चश्मे की क्षमता? 0 डायोप्टर। क्या होती है? 0 डायोप्टर। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? मेरे प्यारे साथियों, ये घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या है? प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि? देखिए, ये होगा विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? ये सभी को मालूम है। ठीक है, कितने रंगों का? 7 रंगों का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वो है, देखिए कलर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वो बैगनी होगा। क्या होगा? बैगनी। चलिए 61 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित कौन सा होता है? इसका उल्टा, लाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की तरफ। 62 प्रश्न क्या है? प्राथमिक रंग कौन कौन से होता है? ठीक है, देखिए प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा और नीला होता है। लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 63 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रकाश के वर्णक्रम में निम्न में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? मेरे प्यारे साथियों, वो क्या है? बैगनी। क्या है? बैगनी। 64 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? लाल रंग। प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य, इतना ध्यान रखिए, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का। अब वही प्रकीर्णन पूछ देगा, सबसे कम किसका होता है? लाल को होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की तरफ। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्तु दिखाई देगी, क्यों भाई? क्योंकि यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्तु कौन सी कलर के दिखाई देंगे? काले रंग का। कौन सी कलर दिखाई देंगे? काले रंग के। 66 में आते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो दिखाई देगा, कौन सी कलर में? हरा कलर में। कौन सी कलर? हरा। 67 में आते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है मेरे प्यारे साथियों तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। 68 नंबर प्रश्न की तरफ चलते। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? ठीक है, सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? देखिए ये जो है 7। क्या होगा? 7। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, जैसे अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, काला। क्या होगा? काला। 70 नंबर पाते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा मेरे प्यारे साथियों सफेद। क्या होगा? सफेद। 71 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा फिल्म। क्या होगा? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ये होगा उत्तल। क्या होगा? उत्तल। चलिए 73 नंबर बात है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा रेटिना। क्या होगा? रेटिना। चलिए 74 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है मेरे प्यारे साथियों वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, 75 नंबर पाते हैं। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? क्या कहता है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है मेरे प्यारे साथियों। इसका सही जवाब होगा आइरिस। क्या होगा? आइरिस। आइरिस के द्वारा आंख में जो भी प्रकाश होता है उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आंख में आने वाले प्रकाश को। चलिए 76 नंबर प्रश्न में, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा कॉर्निया को। ठीक है, आंख में जो कॉर्निया होता है उसे ही प्रतिपादित किया जाता है, मतलब एक आंख से दूसरी आंख में ट्रांसफर किया जाता है। चलिए 77 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 77 नंबर प्रश्न क्या है? स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों? ये होती है 25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई 78 नंबर, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा निकट दृष्टि। देखिए ऐसे समझिए, दूर दृष्टि, दूर साफ दिखाई देगा, निकट नहीं। जैसे दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, उसे निकट दृष्टि। ठीक है, नाम से पता चल जाता है। निकट मतलब निकट साफ दिखाई देगा, दूर मतलब दूर साफ दिखाई देगा। चलिए 79 प्रश्न पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस। एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे निकट और दूर, दूर में 2 अक्षर, निकट में 3 अक्षर, वैसे इन दोनों में आप जज करके देखिए, जो ज़्यादा बड़ा होगा वो बड़ा के साथ, जैसे निकट और दूर में, निकट के लिए क्या होगा? अवतल, और दूर छोटा है निकट की अपेक्षा, उसके लिए उत्तल। ठीक है, हमेशा याद रहेगा, निकट के लिए क्या होगा? अवतल, और दूर के लिए उत्तल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? उत्तल। चलिए 80 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, देखिए दूर दृष्टि से दूर साफ दिखाई देगा लेकिन निकट नहीं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, नहीं गलत है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वस्तुएं तिरछी दिखाई, वस्तुएं उल्टी दिखाई देती है मेरे प्यारे साथियों। ये क्या हुआ? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, क्योंकि दूर दृष्टि दूर साफ, निकट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अस्सी क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। चलिए 81 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में बताए थे, निकट बड़ा है तो उसके लिए अवतल, दूर छोटा है उसके लिए उत्तल, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या होगा? 81 का ए। अब 82 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्णतता को किस लेंस से दूर किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, 82 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। 83 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 83 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न देखिए, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, ये सभी को मालूम है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा बाइफोकल लेंस। 84 नंबर प्रश्न पाते हैं, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बेलनाकार लेंस। क्या होता है? बेलनाकार लेंस। 85 नंबर, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ठीक है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ये होगा निकट दृष्टि दोष। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। आगे 86 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, निकट दृष्टि माइक्रो। ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या हुआ? हाइपरमेट्रोपिया। चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए 87 नंबर, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है मेरे प्यारे साथियों? ये सभी को मालूम है, वो मायोपिया। मायोपिया में होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जैसे हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की तरफ। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक पता है तो दूर देखता है ना, तो दूरदृष्टि दोष। क्या? अब चलते हैं 89। दूरबीन क्या है मेरे प्यारे साथियों? दूरबीन जो है, दूर की वस्तु देखी जाती है। दूरबीन से क्या होती है? दूर की वस्तु देखी जाती है। 19 नंबर प्रश्न, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जे को देखने के लिए किसका उपयोग करता है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा आवर्धक लेंस। क्या होगा? आवर्धक लेंस। अब चलते 91। चलिए, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। 92 नंबर पर आते हैं, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। ठीक है, 93 नंबर पर, दूरबीन का आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये होगा गैलीलियो। क्या होगा? गैलीलियो। 94 नंबर प्रश्न आते हैं, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये होगा व्यक्तीकरण। क्या होगा? व्यक्तीकरण। 95 नंबर आते हैं, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई? ये तो सभी को मालूम है, मैंने पहले ही बता दिया था, ये अपवर्तन कारण। ठीक है, अब हम 96 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बस हो गया, 105 नंबर का क्वेश्चन है। तारे टिमटिमाते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये अपवर्तन के कारण
अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? यह हुआ क्रुक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है मेरे प्यारे साथियों? यह होगा नीला और लाल। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है मेरे प्यारे साथियों? यह होगा नीला प्रकाश। क्या होगा? नीला प्रकाश। 100% बात है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा कांच। क्या होगा? कांच। चलिए 101। किसी तारे के रंग से पता क्या चलता है मेरे प्यारे साथियों? ताप का। रंग से ताप का पता चलता है। चलिए 102 नंबर। आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c घातांक है। क्या है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है प्रकाश वेग। क्या है? c प्रकाश वेग। ठीक है। चलिए 103 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये चमकदार रोशनी देता है। ये चमकदार रोशनी देता है। ठीक है। चलिए 104 पर चलते हैं। चलिए 104। नीले रंग का पूरक रंग है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा नीला। पीले रंग का, सॉरी पीले। चलिए 105 है। अंतर्दर्शी एंडोस्कोप क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसका ऑलरेडी टिक लगा है। यह आहारनाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से रिवीजन किए होंगे। इसके साथ वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं अगला चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।